साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों एमसीक्यू का शानदार सीरीज तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ एक और भी मैं सीरीज चला रहा था जो हैंड रिटन नोट्स था, जो आपके राग परिचय और कुछ और भी अच्छे पुस्तकों का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैं निचोड़ एक साथ एक नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा था, जिसका ये अंतिम वीडियो होगा। चूँकि सारे जो हैंड रिटन नोट्स थे जो राग परिचय का चारों आधार यानी कि उसमें जो चैप्टर टॉपिक है उसको आधार बना करके और तमाम पुस्तकों से जो निकाल करके जो आपके एग्जाम उपयोगी कंटेंट थे, मैं ऑलरेडी सब दे चुका हूँ। ये वीडियो उसमें का लास्ट है और बाकी आपका जो एग्ज़ाम के पहले अब इन सारे आधार को ले करके और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन सीरीज को लेकर के हम लोग अब लगातार एमसीक्यू करेंगे या मैराथन करेंगे, जैसे भी करेंगे आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लगातार कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग जरूर करें, ताकि आपके सहयोग से मैं कंटेंट लगातार लाने में उत्सुक रह सकूँ, मोटिवेशन मिल सके मुझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भिन्न के स्वर वक्र, मधुर और गमक युक्त होते थे। ठीक है, तो भिन्न के स्वर ये क्या भिन्ना है, ठीक है, ये भिन्ना गीति वाला है। तो उनके स्वर क्या होते थे, वक्र, मधुर और गमक युक्त होते थे। जो साथी ये नया देख रहे होंगे उनको समझ में बाय द वे ना आ रहा होगा, क्योंकि जोड़ते हुए चल रहे हैं। पिछले वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ से बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए गौड़ यानी कि गौड़ गीति में तीनों स्थानों में ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रखकर गमक युक्त स्वरों को प्रयोग करते थे। ठीक है, ये किस गीति से कैसे गायन होता था ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इस क्रिया को ओहाटी ललित कहते हैं। क्या ओहाटी ललित कहते हैं? तो जब गौड़ी गीति में तीनों स्थानों में ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रख करके गमक युक्त स्वरों को प्रयोग करते थे, इस क्रिया को ओहाटी ललित कहते हैं, जिनका प्रयोग विशेषकर मंद्र सप्तक में होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कह सकते हैं, चूँकि यहाँ से कंसेप्ट बन रहा है और कंसेप्ट के अंदर से ही क्वेश्चन निकलता है। तो मेरे तरफ से हर तरह का चीज़ें प्रयास किया जाता है जो आपके एग्जाम उपयोगी हो। बेसर यानी कि बेसरा गीति में स्वरों का प्रयोग वेग से होता था। ठीक है, बेसरा गीति में, और इसी बेसरा के अंतर्गत टप्पा का भी शायद प्रयोग होता है। ठीक है, तो और साधारण गीति से क्या होता है आपका ख्याल का। तो बेसरा के बारे में हम लोग देखते हैं। बेसरा गीति में स्वरों का प्रयोग वेग से होता था, यानी कि द्रुत से। ठीक है, एक जोरदार से। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, जिनमें शुद्ध, भिन्न, गौड़ और बेसर इन चारों गीतियों की विशेषताएं मिश्रित हो वे साधारण गीति हैं। जिनमें शुद्ध, भिन्न, गौड़ और बेसरा इन चारों गीतियों का विशेषताएं मिश्रित हो एक साथ, तब क्या बनता है, वो साधारण गीति है। ठीक है, इन्हीं पांच, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर संगीत का 2 4 5 पुस्तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक ही टॉपिक का अलग अलग मत मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें ज़्यादा प्रचलित है और जो पुस्तकें ज़्यादा विश्वसनीय है उनको मान करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बाय द वे अगर किसी तरह का ये आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पर विचार किया जा सके। ठीक है, बाकी मैं भी आपकी तरह आपका साथी हूँ, आपके साथ मैं सीख रहा हूँ और आपको अभ्यास कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपका सहयोग मिलता रहे, चैनल को सपोर्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, इन्हीं 5 गीतियों का उल्लेख सारंगदेव किए हैं। सारंगदेव कितने गीति का उल्लेख किया? तो सारंगदेव ने 5 गीति का उल्लेख किया, वहीं आपके मतंग ने 7 गीति का उल्लेख किया है। ठीक है, मतंग ने 5 के स्थान पर 7 गीतियाँ मानी, मैं बता ही दिया। उन्होंने भाषा और विभाषा 2 गीतियों को जोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख सारंगदेव किया है। सारंगदेव ने 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोचनकृत राग तरंगिणी में 12 मेल स्वीकार किए गए हैं। लोचन ने राग तरंगिणी में कितने मेल स्वीकार किए? 12 मेल, और इन्होंने राग 16 माने, साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामा मात्यकृत स्वर मेल कलानिधि में 20 मेल स्वीकार हैं। ठीक है, रामा मात्य ने स्वर मेल कलानिधि में कितने मेल? ये मेल क्या होता है? थाट की तरह आप मान सकते हैं। 2 दक्षिण भारतीय मेल होता है, हमारे तरफ थाट उसको बोलते हैं। तो रामा मात्यकृत स्वर मेल कलानिधि में 20 मेल स्वीकार किए हैं, वहीं वेंकटमुखी ने 19 मेल माने हैं। ठीक है, जो प्रचलित मेल है उसकी चर्चा हो रहा है यहाँ पे। पुंडरीक विठल ने रागमाला ग्रंथ में 6 पुरुष राग और उसकी 5-5 रागनियाँ मानी है तथा 5 पुत्र माने हैं। ठीक है, ये पुंडरीक विठल ने माना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राग वर्गीकरण में शिव मत और कृष्ण मत में 6 राग और उनकी 36 रागनियाँ मानी गई हैं। ठीक है, भरत और हनुमत मत के अंतर्गत 6 और 30 ये राग रागनी संख्या मानी गई है। मूर्छना 4 प्रकार के माने गए हैं, कौन कौन सा? पूर्णा, षाडवा, अड्विता, साधारणा। ठीक है,
ये मतंग और दतिल के अनुसार है, ठीक है। सारंगदेव के अनुसार 4 मूर्छना, उनका क्या नाम था? देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतंग और दतिल ने क्या मूर्छना क्या नाम माना था? 4 मूर्छना का प्रकार तो सबने माना है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो दतिल और आपके मतंग के अनुसार पूर्णा, साडवा, अडविता और साधारणा माना गया। लेकिन सारंगदेव के अनुसार भी 4 मूर्छना जो माने गए उनके नाम किस प्रकार है? तो उनके नाम का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह है सुधा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। ये चीज़ उनका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम उनके अंतर्गत माना जाता है सारंगदेव के अनुसार। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 1 ग्राम के 7 मूर्छना होते हैं, प्रत्येक से 7, तो तीनों ग्रामों से कितना? तो तीनों ग्रामों से कुल मूर्छना 7 त्रिका 21 मूर्छना प्राप्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जब 2 स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती है, उसके भाव को शुभ स्वर संवाद यानी कि कंसोनेंस कहते हैं। जब 2 स्वर संगति जब आपस में उसको गाया जाए तो और कानों को जब वो प्रिय लगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, सा और प का, ठीक है, आप काट लीजिएगा तो ये बहुत ही प्रिय लगेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? शुभ स्वर संवाद यानी कि कॉन्सोनेंस कहते हैं। और जब यही संवाद 2 स्वरों, जब मतलब 2 स्वरों का यही संवाद जब कानों को अप्रिय लगे यानी कि अच्छा ना लगे, तो उसे क्या कहेंगे? अशुभ स्वर संवाद यानी कि डिसोनेंस कहते हैं उसको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर भारत में 2 स्वर संवाद माने गए हैं, कौन कौन सा? ये सापा और सामा, ठीक है। उत्तर भारत में कितने स्वर संवाद माने गए हैं? तो 2 स्वर संवाद माने गए। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर भारत में कितने स्वर संवाद माने गए, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 स्वर संवाद। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर भारत में 2 स्वर संवाद कौन माने गए हैं? तो सापा और सामा, यहाँ से आप याद रखिएगा। इसलिए मैं कंसेप्ट भी बीच बीच में आपको पढ़ाते रहा हूँ एमसीक्यू के साथ साथ, ताकि हर तरह से आप मतलब रेडी हो सके। आपको एग्जामिनर किसी तरह से प्रश्न घुमाए तो आप उस समय आपको बस आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकले कि हाँ, मतलब कि किसी चैनल से मैं पढ़ रहा था या अभ्यास कर रहा था तो उन्होंने मेरे लिए मेहनत किया है। तो साथियों, मेरे मेहनत के लिए बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे मेरे चैनल को, ताकि आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूं। चलिए अगला क्वेश्चन है। इनके अलावा और भी स्वर संवाद हो सकते हैं, लेकिन उसकी मान्यता शास्त्र में नहीं है। देखिए नोट एक चीज़ रखिएगा, सापा और सामा 2 स्वर संवाद माने गए, लेकिन इनके अलावा और भी स्वर संवाद बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसकी मान्यता शास्त्र में नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर्नाटक संगीत में निबद्ध संगीत के 2 भेद माने गए हैं, कौन कौन सा? निबद्ध संगीत के 2 भेद, अभ्यास संगीत और सभा संगीत। ख्याल के 2 अंग होते हैं, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। कर्नाटक संगीत में निबद्ध संगीत के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है, ध्यान रखिएगा, अभ्यास संगीत और सभा संगीत। चलिए ख्याल के 2 अंग होते हैं, अस्थाई और अंतरा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कृति के 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, ये चीज़ भी बहुत बार बता चुका हूँ। कृति के रचयिता कौन थे? अन्नामाचार्य आंध्र प्रदेश के और पुरंदरदास कर्नाटक के। तो आपको मैं बता दूं, ये रचयिता माने जाते हैं। हालांकि पुरंदरदास को बाद में कृति के प्रचार प्रसारक भी माना गया है, चूँकि जो पंडित अन्नामाचार्य हैं उनको कृति का जनक मतलब कि कहा गया है, यानी कृति के पिता कहे गए हैं। यही इन्होंने मेन रूप से इसका सबसे पहले बात किया था, जो आंध्र प्रदेश के हैं। हालांकि नाम अन्नामाचार्य पुरंदरदास दोनों कहा था इसके लिए, लेकिन जनक किसको कहा गया? अन्नामाचार्य को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन कौन से हैं? तो त्यागराज, मुक्ति स्वामी दीक्षितर, ठीक है, और श्यामा शास्त्री, ये कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मध्यकाल यानी कि तानसेन के समय गायन शैली के स्थान पर वाणी शब्द का प्रयोग हुआ था। गायन शैली जो हम लोग आज बोलते हैं, तो तानसेन के समय में उसके स्थान पर वाणी शब्द का प्रयोग हुआ था। ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तानसेन के पुत्रों का घराना जो था वो सेनिया घराना था, जो ध्रुपद से संबंधित थे और बीन बजाते थे, ठीक है। तानसेन का जो पुत्र का घराना था वो सेनिया, और किस चीज़ के लिए? ध्रुपद और बीन के लिए। और तानसेन के पुत्री का जो वंशज था, जो घराना था, वो बानिया और ध्रुपद और रबाब के लिए जाना जाता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, संगीत में जैसे ताल का स्थान होता है, ठीक है, वहीं स्थान काव्य में छंद का होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे संगीत में ताल हम लोग लेते हैं ना, वहीं काव्य में छंद का होता है। छंद के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। पूछ लिया जाएगा छंद के कितने भेद हैं, तो अब बताएंगे 2 भेद है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। मनुष्य की सुनने की क्षमता जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक है।
इससे ज़्यादा मनुष्य मतलब कि सही से सुन नहीं पाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 आंदोलन से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंग यानी कि सबसोनिक वेव्स कहते हैं, जिसका 20 आवृत्ति से कम होता है। ठीक है, और जो 20,000 तरंगों से ज़्यादा वाले जो प्रसव्य होते हैं तरंगे, यानी कि जिनका जो 20,000 तरंगों से ज़्यादा होता है उन्हें क्या बोलता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अनुनाद रेजोनेंस। जब कोई तार दूसरे तार के कंपन से स्वतः प्रेरित होकर कंपित करने लगता है उससे उत्पन्न नाद को अनुनाद या सिम्फैथिक वाइब्रेशन कहते हैं। रेजोनेंस क्या है, यानी कि अनुनाद क्या है, जब कोई तार दूसरे तार के कंपन से प्रेरित होकर अपने आप कंपित हो। ठीक है, तो इस स्वरूप को ये बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि साथियों आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं ऑलरेडी मैं आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप वहाँ पर जा कर के शुरू से अंत तक सारी वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे तरफ से आपके लिए बहुत दिल से मेहनत किया जा रहा है कि आप बस मेरे अभ्यास के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब दो नादों को एक साथ बजाया जाए और उनकी सामूहिक ध्वनि कानों को अच्छी लगे तो उसे क्या कहते हैं, कंसोनेंस यानी कि इष्ट संवाद। वहीं शुभ स्वर जो ऊपर मैं बता रहा था उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है, और उसके विपरीत डिसोनेंस कहते हैं। तो ये चीज़ समझाने का नहीं है, इसको मैं समझा चुका हूँ ऊपर में। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, परफेक्ट कंसोनेंस कैसे निकालते हैं। जब 1/2 स्वर के बीच का जब मतलब गणितीय मान हो तो उसको परफेक्ट कंसोनेंस, और इम्परफेक्ट कंसोनेंस का क्या स्वरूप होगा, जब उसका रेशियो 4/5 और 6/5 हो जाएगा। और ये कैसे आता है, मैं एक बार आपको स्वरूप दिखा दे रहा हूँ। जैसे मध्य सा और तार सा, ये परफेक्ट कॉन्सोनेंस कैसे होगा, देखिए इनका 240 और 480 जब इसको आपस में डिवाइड किए हैं मध्य सा और तार सा को, तो ये परफेक्ट कॉन्सोनेंस हो जाएगा। और वहीं सा और ग का ये इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वरूप क्या है ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझ सकते हैं। बाकी साथियों नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार अब लगातार आपको MCQ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सपोर्ट करके मुझे सहयोग जरूर करें।